को होस्ट कर दीजिए प्लीज। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यस्योदयास्तसमये सुरमुकुटनिकृष्टचरणकमलोऽपि कुरुतेऽञ्जलिं त्रिनेत्रः सजयति धाम्नां निधिः सूर्यः। गत कक्षाओं में हमने राशियों के रात्रि बल, दिग्बल, कालबल इत्यादि विषयों की वहां पर चर्चा किए थे। तो उसमें संध्या द्यू रात्रि बलिनहा करके ऐसा हमने अंतिम पंक्ति वहां देखी थी, जहां पर संध्या बल क्या होता है, द्यू बल, रात्रि बल ग्रहों का अर्थात काल बल के विषय में संपूर्ण रूप से राशियों की चर्चा वहां पर हमने किए थे। अब वहां पर कुछ पद आए थे, यथा चतुष्पद राशियां क्या है, कीट राशि क्या है, जलचर राशि क्या है। तो उसी का अगले क्रम में यहाँ पर आचार्य वराह मेरे यहाँ पर बताते हैं कि मेष वृष धन्वी सिंहास चतुष्पदा मकर पूर्व भागश्च कीटः कर्कट राशि सरीसृपो वृश्चिकः कथितः। मकरस्य पश्चिमार्धं ज्ञेयो मीनश्च जलचर ख्यातः मिथुन तुला घटकन्या द्विपदाख्या धन्वी पूर्व भागश्च। तो आचार्य वहां पर बता रहे हैं कि राशियों की मनुष्य आदि द्विपद आदि संज्ञा क्या है, कौन कौन सी राशि द्विपद है, कौन सी जलचर है इत्यादि। तो सर्वप्रथम कह रहे हैं कि मेष वृष धन्वी सिंहास चतुष्पदा मकर पूर्व भागश्च। तो मेष, वृष, धन्वी नाम धनु, सिंह, चतुष्पदा, और ये चतुष्पद राशि और साथ में मकर का पूर्व भाग भी चतुष्पद है। अर्थात चार पैर वाली जो राशि है जिनकी चतुष्पद संज्ञा दी गई है। मेष, जैसे कि सभी जानते हैं, मेष मतलब जिसे हम शिप कहते हैं, ठीक है। तो मेष, वृष, वृषभ राशि जो वृषभ का स्वरूप है, जिस प्रकार से धन्वी है ना, धनु राशि को यहाँ पर बताया है, उसी प्रकार सिंह चतुष्पदा, तो ये चतुष्पद राशि, और मकर पूर्व भागस्य, मकर का पूर्व भाग भी, और वहां पर धनु का उत्तरार्ध ग्रहण करना है, क्योंकि धनु का उत्तरार्ध जो है वो अश्व का है, पूर्वार्ध जो है वो द्विपद है, मतलब मनुष्य स्वरूप है। तो मेष वृष धनवी सिंह चतुष्पदा मकर पूर्व भागश्च। उसके बाद में बोल रहे कीट कर्कट राशि ही, कीट राशि, कर कर्कट राशि जो है वो, अर्थात कर्क राशि जो है वो कीट संज्ञक है और सरीसृप है। उसी प्रकार वृश्चिक भी कीट राशि और सरीसृप है, मतलब सरीसृप एक और संज्ञा दी गई। सरीसृप का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो चलते हैं, अर्थात रेंगते हैं जिसे हम कहते हैं। तो सरीसृप कीट और कीट राशि है, और सरीसृप राशि है कर्क और वृश्चिक को बोला है। उसी प्रकार मकरस्य पश्चिमार्धम ज्ञेयो मीनस्य जलचर ख्यातः। तो मकर का पश्चिमार्ध मतलब जो बाद वाला भाग है, जिसे हम उत्तरार्ध भी कहते हैं, तो मकर का जो उत्तरार्ध है वो जलचर संज्ञक है, क्योंकि मगर का स्वरूप है उत्तरार्ध, और पूर्वार्ध मृग स्वरूप है। इस प्रकार से ज्ञेयो मीनस्य जलचर ख्यातः, तो संपूर्ण रूप से मीन राशि जो संपूर्ण है ये जलचर संज्ञक है, मीन राशि। तदनंतर मिथुन तुला घट कन्या द्विपदाख्या धन्वी पूर्व भागश्च। तो मिथुन, तुला, घट नाम कुंभ, कन्या और धनु का, धन्वी नाम धनु राशि का पूर्व भाग वहां पर बोल रहा है धन्वी पूर्व भागश्च। धनु का पूर्व भाग जो है, जो जिसके हाथ में धनु लिए हुए एक पुरुष है, ऐसा स्वरूप जो है, तो वो द्विपद संज्ञा का है, अर्थात इसे ही नर राशि भी बोलते हैं या मनुष्य राशि भी हम कह सकते हैं। तो मिथुन, तुला, घट नाम कुंभ, तो मिथुन, तुला, कुंभ, कन्या और धनु का पूर्व भाग जो है वो नर संज्ञक, नृ संज्ञक, द्विपद संज्ञक या मनुष्य संज्ञक है। ठीक है, तो इस प्रकार से राशियों की कुछ संज्ञाएं दी है, ये आपको जानना चाहिए। आगे राशियां कब बल को प्राप्त करती है वहां पे अब बता रहे हैं। तो अधिपयुतो दृष्टो वा बुध जीव युते क्षितश्च यो राशि स भवति बलवान न यदा युक्तो दृष्टोपि वा शेषैः। तो अधिपयुतो दृष्टो वा, अपने अधिपति के द्वारा युत दृष्ट, मतलब जिस राशि का अधिपति उसी राशि में हो, या
उससे वो देखी जाए तो युति और दृष्टि करने पर अपने अधिपति द्वारा, अपने स्वामी द्वारा वो राशि बल को प्राप्त करती है। उसी प्रकार बुध जीव युतेक्षितश्च यो राशि, तो बुध और जीव अर्थात बुध गुरु से युत या दृष्ट, मतलब एक तो बुध गुरु उन राशियों में हो या उनके द्वारा देखे जाए, तो तो भी वो राशि बल को प्राप्त करती, तो सभवती बलवान न यदा युक्तो दृष्टो अपि वाशेषैहि। तो ऐसी कंडीशन हो कि जब बुध और गुरु वहां पर युति और दृष्टि करे, एक तो युति करे अथवा दृष्टि करे, और उसी के साथ साथ अन्य ग्रहों से युत या दृष्ट न हो, ऐसी कंडीशन होने पर वो राशि क्या होती है, बलवान हो जाती है, उसको बल प्राप्त होता है अर्थात स्ट्रांग हो जाती है। इसी प्रकार से आगे अब अगले क्रम में चलते हैं, तो अब ये जो द्वादश भाव होते हैं जन्मांग चक्र में, जो हम पहले भी देखे हैं, है ना, हो रहा इस विषय में हमने अध्ययन किया है, तो वही श्लोक बता रहे हैं। ये श्लोक भी आपको कंठस्थ करना चाहिए। तनु धन सहज सुरत सुत रिपुजाया मृत्यु धर्म कर्माख्या व्यय इति लग्नात् भावाः चतुरस्राख्ये अष्टम चतुर्थे करके बोल रहा है। तो तनु धन, तो प्रथम भाव की तनु संज्ञा, द्वितीय की धन, तृतीय की सहज, तदनंतर सुरत, पंचम सुत, षष्ठ रिपु, सप्तम जाया जिसे ही पत्नी भाव या काम भाव भी कहते हैं, उसके बाद में अष्टम मृत्यु, नवम धर्म और दशम कर्म भाव कर्माख्या। ठीक है, तो और एकादश की आय और द्वादश की व्यय, इति लग्नात् भावाः, तो ये लग्नादि क्रम से द्वादश भाव है इनकी, इस प्रकार से संज्ञा है। और बोल रहे कि चतुरस्राख्ये अष्टम चतुर्थे, तो चतुर्थ और अष्टम भावों की चतुरस्र संज्ञा है, चतुरस्र नाम से इनको जाना जाता है। फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस की चतुरस्र नामक संज्ञा है, इस श्लोक में इतना ही बताया है। ठीक है, तो ये तन्वादि जो भाव है, तनु धन सहज सुरत सुतरि पूजाया मृत्यु धर्म कर्माख्या व्यय इति लग्नात् भाव चतुरस्राख्य अष्टम अष्टम चतुर्थ, ये श्लोक आपको निश्चित ही कंठस्थ करना चाहिए परीक्षा की दृष्टि इत्यादि से। आगे अब और भी अन्य भावों के और दूसरे नाम, यथा चतुरस्र संज्ञा दी गई चतुर्थ अष्टम को, वैसे ही अन्य भावों की क्या क्या संज्ञाएं हैं वहां बता रहे। तो पाताल हिबुक भीष्म सुख बंधु संज्ञा चतुर्थ भावस्य नव पंचमे त्रिकोणे नवमऋक्षम त्रित्रिकोणञ्च। तो पाताल, हिबुक, वेश्म, सुख, बंधु संज्ञा चतुर्थ भावस्य, तो चतुर्थ भाव की इतने सारे नाम, दूसरे अन्य नाम पर्यायवाची पद उसके बता रहे हैं। तो चतुर्थ भाव को ही पाताल भी कहा जाता है, हिबु का नाम से जाना जाता है, वेश्म अर्थात गृह, घर को ही हम वेश्म कहते हैं, गृह आदि का विचार उससे होता है। सुख भाव, सुख आदि का विचार होने के कारण इसे सुख भाव भी कहते हैं। और बंधु, बंधु भाव मतलब हमारे बंधु बांधव इत्यादि का विचार इस चतुर्थ भाव से किया जाता है, अतः बंधु नामक भी इस चतुर्थ भाव की संज्ञा है। तो चार प्रकार के लग्न हो, उदय लग्न, अस्त लग्न, दशम लग्न या जिसे ही मध्य लग्न भी कहा जाता है, और चतुर्थ जो भाव है उसको पाताल लग्न की संज्ञा भी है, इसलिए यहाँ पर इसको पाताल नाम से भी इस भाव को जानते हैं। और क्योंकि जो गोलीय जिस प्रकार से खगोल में स्थिति बनती है उसके अनुसार देखें तो चतुर्थ भाव पाताल संज्ञक हो जाता है वहां पर भी, क्योंकि वो क्षितिज का अधोभाग है। ठीक है, इसी कारण उसे पाताल भी कहा जाता है। और हिबुक ये जो शब्द है, ये अन्य देशीय शब्द है यहाँ पर, जो फारसी और अरब इत्यादि में जो ज्योतिष प्रयोग किया जाता है वहां से आए हुए शब्द है ये, इस प्रकार के। जैसे मेषादि का भी क्रियताबूरी जितु मकुली रले या पाथो नजू कौर प्याक्या, इस प्रकार के जैसे नाम है, वैसे ही ये चतुर्थ भाव को हिबुक इस प्रकार का एक पद अन्य देश से यहाँ पर आचार्य ने ग्रहण किया है, जहाँ पर ज्योतिष इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं अन्य समुद्र के उस पार वाले देशों में। ठीक है, तो इस प्रकार से चतुर्थ भाव के कुछ नामांतर यहाँ पर बताया। उसके बाद में नव पंचमे त्रिकोणे नवम ऋक्षम त्रित्रिकोणंच, नव पंचमे, तो पंचम और नवम जो है ये त्रिकोणे, इनकी त्रिकोण संज्ञा है नवम और पंचम भाव की मुख्य रूप से। कुत्रचित लग्न और पंचम नवम का भी ग्रहण किया गया है, क्योंकि देखा जाए त्रिकोण शब्द का अर्थ है ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं, तो त्रिकोण तभी कंप्लीट होता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से फलादेश इत्यादि में नवम पंचम को ही त्रिकोण की संज्ञा है, और कुत्रचित उसे लग्न का भी समावेश होता है, किंतु
लग्न का समावेश वहां केंद्र भावों में होने के कारण कुछ योग आदि में केंद्र संज्ञक वो भाव हो गया है, अतः उसका विशेष करके सभी जगह नवम और पंचम को ही त्रिकोण मान लिया जाता है, लग्न का वहां पर ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये इस प्रकार का एक विषय है। और आगे जो बोल रहे हैं कि नव पंचमे त्रिकोण है, नवमर्क्षम त्रित्रिकोण, तो नवम पंचम को तो त्रिकोण कह दिया, लेकिन केवल मात्र त्रिकोण, त्रित्रिकोण संज्ञा जिस भाव की उसे नवम भाव कहते हैं, तो नवम भाव की ही त्रित्रिकोण उसे कहा जाता है। ठीक है, तो नवम पंचम को त्रिकोण और केवल नवम भाव की त्रित्रिकोण नामक संज्ञा है, यही इस श्लोक का उद्देश्य है। उसके बाद में धीहि पंचमम तृतीयम दुश्चिक्यम सप्तमम तु यामित्रम द्यूनम द्यूनम च तद्वत् छिद्रमष्टमम द्वादशम ऋषभम। अब धी ही पंचमम, तो पंचम भाव की धी संज्ञा है, धी नाम बुद्धि इत्यादि का भी विचार इस भाव से किया जाता है, तो धी, इसीलिए पंचम भाव को धी संज्ञा है। तृतीयम दुश्चिक्यम, तृतीय भाव की दुश्चिक्य संज्ञा है, एक एक नामांतर यहाँ पे दिखता है, दुश्चिक्य नामक तृतीय भाव का नाम है। सप्तमम तो यामित्रम, सप्तम भाव की या जामित्र भी इसे कहते हैं, जामित्र या यामित्र दोनों प्रयोग। तो यामित्र या जामित्र संज्ञा सप्तम भाव की। तदनंतरम सप्तम भाव की ही द्यूनम, द्यूनम च, तो एक जगह दीर्घ उकार प्रयोग कर रहे द्यूनम, और एक जगह ह्रस्व उकार का प्रयोग है द्यूनम। ठीक है, तो दोनों अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, द्यूनम द्यूनम। तो दिवा, दिवस, दिवह ऊनम, तो दिन, दिन का जहां पर समाप्ति हो जाता है, अस्तव लग्न इसलिए भी इसे कहते हैं, जहां पर सूर्यादि ग्रह जब अस्त अस्तंग मतलब अस्त की ओर होते हैं, जब अस्त होने हो रहे होते हैं, तो ऐसा अस्त स्थान कौन सा है, सप्तम स्थान है। जब भी आप देखेंगे कि तो सायंकाल में जब हम देखेंगे, जब सूर्यास्त होता है, तो आपको सप्तम भाव में सूर्य उस समय में नजर आएगा, क्योंकि वहां दृष्टिगोचर होने का कारण ये है कि सप्तम भाव को हम अस्त भाव कहते हैं, वहीं पर वहां पर पश्चिम क्षितिज में सूर्य अस्त होता है, तो इसलिए अस्त संज्ञक वो भाव है, उसलिए द्यूनम, जहां पर दिन की समाप्ति हो जाती है, इसलिए द्यू ऊनम, दिवह ऊनम, दिन समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, इस अर्थ में रात्रि प्रारंभ हो जाती है, अतः अतः द्यूनम द्यूनम च तद्वत्। उसी प्रकार छिद्रम अष्टमम, तो अष्टम भाव की छिद्र नामक संज्ञा है। द्वादश की ऋषभम, ऋषभ जिसे कहते हैं, ऋषभ नामक संज्ञा है द्वादश भाव की, 12वें भाव की। उसके बाद में केंद्र चतुष्टय कंटक लग्नास्त दशम चतुर्थानाम संज्ञा परतः पणपरम आपो क्लीमम च तत्परतः। तो केंद्रादि संज्ञक भाव है प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम, तो केंद्र, इन्हीं केंद्र की चतुष्टय, क्योंकि चार भाव मिलकर बन रहे इसलिए चतुष्टय। कंटक, कंटक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, कंटक शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है कांटा इत्यादि। ठीक है, तो चार दिशाओं को भी बताते हैं ये चार भाव हमारे, प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम, तो पूर्व आदि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं का डायरेक्शन हमें देते हैं। तो कंटक ये संज्ञक है। उसके बाद तो ये लग्न अस्त दशम चतुर्थानम, अर्थात लग्न सप्तम दशम चतुर्थ, इस अर्थ में, तो ये केंद्रादि संज्ञक है, केंद्र चतुष्टय कंटक, ये चारों भावों की ये तीन संज्ञा यहाँ पर बताई है। उसके बाद संज्ञा परतः पणपरम आपो क्लीमम च तत्पर, जैसे जैसे इनके बाद में इनसे दूसरा देखते जाएंगे, जैसा प्रथम के बाद में द्वितीय देखेंगे, चतुर्थ के बाद में पंचम, सप्तम के बाद में अष्टम, और दशम के बाद में एकादश भाव, अर्थात 2 5 8 11, द्वितीय पंचम अष्टम एकादश, इन चारों स्थानों की पणफर संज्ञा है। और ठीक इसी के बाद द्वितीय के बाद तृतीय देखेंगे, पंच के बाद षष्ठ, अष्ट के बाद नवम, और एकादश के बाद द्वादश देखेंगे। तो तृतीय षष्ठ नवम द्वादश की आपो क्लीम संज्ञा, इसलिए बोला है संज्ञा परतः, अर्थात केंद्र के बाद वाले, फिर पणफर के बाद वाले, इस प्रकार से। तो केंद्र के बाद वाले पणफर, पणफर के बाद वाले आपो क्लीम संज्ञक है। इनका विशेष प्रयोजन योगादि में है, जब योग विशेष ग्रह के योग बनते हैं, तो ग्रह और स्थान द्वारा जो योग बनते हैं उनमें बता दिया जाएगा कि पणफर भाव में सभी ग्रह हो, या आपोक्लिम भाव में सभी ग्रह हो, या केंद्र भाव में सभी ग्रह हो, तो इस प्रकार का योग बनता है और उसका इस प्रकार का फल होता है। तो ऐसे योगों में इन सभी विषयों का प्रयोजन है, तो उसका ये सब बेस है, कहने का अर्थ है, तो ये बेसिक विषय है। तो इसी की सहायता से आगे के श्लोक इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है, योगों में इनका प्रयोजन है मुख्य रूप से। उसके बाद में उपचय तथा वर्गोत्तम नवम,
तो उपचय स्थान बता रहे, त्रिषडे का दश दश मान्यु उपचयो भवनान्यतोऽन्यथा न्यानी वर्गोत्तमा नवांशाश्चरादिषु प्रथम मध्यांत्याः। तो त्रिषडे का दश दश, त्रिषड एकादश, दश दशमानि उपचय भवनानि इति अर्थः। तो उपचय भवन, वो जो वृद्धि संज्ञक है, जो अच्छे स्थान है, जो वृद्धि करते हैं। तो ऐसे त्रि षड दश एकादश, 3 6 10 11, इन चारों स्थानों की उपचय संज्ञा है। और इनके अतिरिक्त जो है, तो बोल रहा है कि त्रिषड एकादश दश, त्रिषड एकादश दश, है ना। तो 3 6 10 11 जो है त्रिषड एकादश दश मान्योपचयो भवनान भवनानि अतो अन्यथा अन्यानि। तो इनके अतिरिक्त जो है वो अपचय संज्ञक है, मतलब जो वृद्धि इत्यादि नहीं करते, जहाँ अच्छा फल नहीं होता। तो त्रिषड एकादश दश को अर्थात 3 6 10 11 इन चारों स्थान को उपचय संज्ञा है। ठीक है, ये संज्ञा इत्यादि का भी आगे योग इत्यादि में प्रयोजन है। उसके बाद में वर्गोत्तमा नवांशाश्चरादिषु प्रथम मध्यांत्याः। तो नवांश इत्यादि जब हम देखते हैं तो वहां वर्गोत्तम एक विषय आता है। तो वर्गोत्तम किसे कहते हैं वही बता रहे हैं। श्लोक इत्यादि में आता है योगों में, ये ग्रह अपने वर्गोत्तम में हो तो ये इस प्रकार का शुभ फल करेगा इत्यादि। तो वर्गोत्तम में ग्रहों का अच्छा माना जाता है। ग्रहों का वर्गोत्तम में अपने वर्गोत्तम होना, जब ऐसा बोल देंगे तो वर्गोत्तम में होना मतलब नवांश में वर्गोत्तम में होना, तो उसे एक अच्छा शुभ फल माना जाता है। तो वर्गोत्तमा नवांशाश्चरादिषु प्रथम मध्यांत्याः। तो प्रथम मध्य अंत्याः, तो चरादिशु बोला है, तो चरादि राशि हमने पढ़े, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो चरादिशु, तो चर राशि में प्रथम, अर्थात चर राशियों में प्रथम नवांश ही वर्गोत्तम संज्ञक है। उसके बाद में स्थिर राशि में मध्य, अर्थात उसे चर राशि से जो पांचवा है वो पंचम को मध्य बोला गया। और अंतिम जो अर्थात नवम नवांश वहां होगा, जो नवांश में नौवा भाग होगा, लास्ट वाला अंतिम जो भाग होगा वो क्या होगा, द्विस्वभाव राशि में वर्गोत्तम संज्ञक होगा। तो प्रथम मध्य अंत्याः, अर्थात चर राशियों में प्रथम, स्थिर राशि में मध्य और द्विस्वभाव राशि में अंतिम नवांश जो है वो आपका वर्गोत्तम संज्ञक है, वही बता रहे हैं आगे। मेषाद्याश्चत्वारः सदन्विमकराः क्षपाबलाज्ञेयाः पृष्ठोदया विमिथुनाः शीर्षान्ये युवयतो मीनः। इत्युक्ते मेषाद्याश्चत्वारः, मेषादि चत्वारः, तो क्या क्या कह रहे हैं, मेषादि चत्वार। अब राशियों के यहाँ पर ये बल के विषय में ही काल बल विशेष रूप से और बता रहे हैं, दिन रात्रि में और राशियां कैसे बली होती करके कह रहे हैं। पहले तो नृपदादि संज्ञा से, मतलब द्विपद स्थित इत्यादि राशियों की वहां पर बल, अभी सभी राशियों का यहाँ पे फिर से बता रहे हो। और शीर्षोदय और पृष्ठोदय संज्ञक राशियां कौन सी है, उभयोदय संज्ञक कौन सी है, वो बता रहे हैं। तो देखते हैं कि मेषाद्यास चत्वारः, मेषादि चत्वारः, मेष वृषभ मिथुन कर्क इत्यर्थः। सधन विमकराः, तो धनु और मकर के साथ में, तो मेष वृषभ मिथुन कर्क धनु मकर, ये 6 राशियों को क्षपा बला ज्ञेयाः, क्षपा बल अर्थात क्षपा नाम रात्रि, तो क्षपा बला ज्ञेयाः अर्थात रात्रि बली है। उसके बाद में जो अन्य राशियां है वो दिन में बली है, मतलब यहाँ सिर्फ दिन और रात्रि के भेद से बल बता दिया। तो मेष वृषभ कर्क धनु मकर। अब बोल रहा पृष्ठोदया भी मिथुना। अब राशियों का जब उदय होता है तो किस प्रकार से, अर्थात उनका पहले पृष्ठ भाग दिख रहा है या शिर वाला भाग दिख रहा है, इस प्रकार का वहां उदय कौन सा अंग उनका पहले दिख रहा है, इसलिए उनका उभय स्थान, मतलब उनका उदय स्थान बता रहे हैं। उसी के अनुसार उनका नाम दे दिए, संज्ञा दे दिए। तो पृष्ठोदय राशि, उभयोदय संज्ञक राशि और शीर्षोदय। तो जिनका सिर दिखे पहले वो शीर्षोदय, जिनका पृष्ठभाग दिखे वो पृष्ठोदय, और जिनका दोनों दिख रहा है ऐसी उभयोदय संज्ञक राशि। तो देखते हैं कि पृष्ठोदया विमिथुना, तो उपरोक्त जो राशि है वो पृष्ठोदय संज्ञक है, उनमें से केवल मिथुन को निकाल दे तो मेष वृषभ कर्क धनु और मकर, ये राशियां पृष्ठोदय संज्ञक है। उसके बाद में शीर्षान्य युवय तो मीन, तो शीर्षा अन्य, तो इनको छोड़कर जो अन्य राशि है वो शीर्षोदय संज्ञक है। यथा मिथुन सिंह कन्या तुला वृश्चिक और कुंभ, ये शीर्षोदय संज्ञक राशि है। और उभय तो मीन, उभयोदय संज्ञक राशि है, जो दोनों दिखता है। जैसे आपने मीन राशि का स्वरूप देखे होंगे, दो मत्स्य है, एक का पृष्ठ भाग ऊपर है, एक का मुख नीचे है, इस प्रकार से। तो जब उदय होंगे तो एक का मुख दिखेगा और एक का, दो मीन है तो एक का सिर दिखेगा और एक का पूंछ दिखेगा।
तो इसलिए उसको उभयोदय संज्ञक राशि बताया गया है। तो इस प्रकार से ये राशियों की शीर्षोदय संज्ञा, पृष्ठोदय संज्ञा, उभयोदय संज्ञक राशि कौन सी, ये आपको जानना चाहिए। तो विशेष योग आदि में इसका प्रयोजन है। अब ग्रहों के उच्च स्थान, ये बहुत प्रमुख विषय है, इसको आपको कंठस्थ करना चाहिए इस श्लोक को। तो अज वृष मृगांगन आखर की मीन वणिजांश केश विनाद्युच्चाहा दश शिक्ष्यष्टाविंशति तिथिन्द्रिया त्रिनवविंशेषु बोल रहा है। तो अज वृष मृगांगना करकी मीन वनिजांश केश विनाद्युच्चाहा दश शिक्ष्यष्टाविंशति तिथीन्द्रिय त्रिनवविंशेषु। अज वृष मृग अंगना करकी मीन वणिजांश केश विनाद्युच्चाः दश शिक्य अष्टाविंशति तिथीन्द्रिय त्रिनवविंशेषु। तो अज वृष मृगा अंगना करकी मीन वणिजांश केश विनाद्युच्चाः। तो अज नाम मेष राशि, वृषभ, तदनंतर मृग, मृग नाम मकर, अंगना नाम कन्या राशि, कर्की कर्क राशि, मीन वणिज, वणिज नाम तुला राशि। तो वणिज मतलब व्यापार आदि से संबंधित विषय है। तो तुला जो तराजू होता है उसका व्यापार से संबंध है, इसलिए वणिजा इसे कहा गया है। तो वणिजांश केश विनाद्युच्चाः, ये उच्च राशि है ग्रहों की, उसमें भी उनके उच्चांश बता रहे। तो दश शिखी अष्टाविंशति विंशति तिथिन्द्रिय त्रिनवविंशति, तो सूर्यादि ग्रहों की क्रम से, यथा सूर्य की मेष राशि, चंद्र की वृषभ, मंगल की मकर, उसके बाद में अंगना कन्या राशि बुध की, गुरु की कर्क, और शुक्र की मीन, और शनि की तुला राशि उच्च राशि कह रहे हैं। और उन राशियों में भी उच्चांश मतलब जो बोलेंगे बेस्ट ऑफ बेस्ट, कहाँ पर वो रिजल्ट देंगे अपना। तो बोल रहे कि दस दश शिखी अष्टाविंशति तिथिन्द्रिय त्रिनवविंशेषु। तो दश नाम दश, अर्थात शून्य से लेके दश अंश पर्यंत वहां पर अज जो है मेष राशि है, वहां पर सूर्य जो है उच्च में उच्चांश के होते हैं, मतलब उच्च राशि में उच्चांश में है, अपने परमोच्च में है इस अर्थ में। ठीक है, तो उसका परमोच्च स्थान बताया, 10 अंश, 10 डिग्री तक वो परमोच्च है। ठीक है, उसके बाद में वृषभ में शिखी मतलब 3 डिग्री तक, 3 अंश तक चंद्रमा वृषभ राशि में। उसके बाद में मृग मकर राशि में दश शिखी अष्टाविंशति 28 डिग्री तक मकर में। उसके बाद में अंगना मतलब कन्या राशि में परमोच्च बताया है बुध का, दशश की अष्टाविंशति, है ना, तो विंशति मतलब 20। उसके बाद में कर्क में तिथि, तिथि बोला है, तिथि नाम पंच, तो 5 डिग्री। उसके बाद में मीन में इंद्रिय, तिथि इंद्रिय, अर्थात इंद्रिय मतलब 5। फिर त्रिनवविंशेषु, तो वणिज में त्रिनव मतलब 27। ठीक है, तो 27 वहां पर शनि का बता रहा है, त्रिनवविंशेषु, त्रिनव 27। और हाँ, तो 27 में क्या कहते हैं कि शुक्र रहेंगे मीन में। ठीक है, उसके बाद में वणिजांश, वणिज मतलब तुला राशि में विंशेषु 20 अंश तक वहां पर शनि होंगे। यहाँ पर उसका दिया होगा नीचे, कुछ चार्ट नहीं दिया है इस ग्रंथ में। तो इस प्रकार से देखना है वहां पर। तो 10 अंश तक सूर्य, वृषभ में 3 अंश तक चंद्रमा, मकर में 28 तक मंगल, कन्या में 15 अंश तक। तो तिथि इंद्रिय बोला है। ठीक है, तो तिथि नाम 15, 15 तिथियां होती है इसीलिए। उसके बाद में कर्क राशि में गुरु 5 अंश तक, और मीन राशि में 27 तक शुक्र, और 20 अंश तक वहां पर शनि होते हैं, ये ध्यान देना है। तो दश शिखी अष्टाविंशति तिथि इंद्रिय त्रिनवविंशेषु। ठीक है, तो त्रिनव मतलब 27 होता है, ये ध्यान रखना। तो ये श्लोक को भी आपको कंठस्थ करना है। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो मेष राशि में 10 अंश तक सूर्य, वृषभ राशि में शिखी मतलब 3 अंश तक चंद्रमा वहां उच्च का है, उच्चांश में परमोच्च में है अपने। और मृग में अष्टाविंशति 28 तक वहां पर मंगल होते हैं। उसके बाद में अंगना बुध में दशश की अष्टाविंशति तिथि, अर्थात 15 अंश तक। फिर कर की इंद्रिय 5 अंश तक गुरु। उसके बाद में त्रिनव मतलब 27 डिग्री तक वहां पर अंश तक वहां पर मीन में शुक्र, और विंशति तक वहां पर शनि जो है तुला राशि में परमोच्च में होते हैं, उच्चांश में होते हैं अपने। तो इस प्रकार से इसको देखना। उसके बाद में उच्चात नीचम सप्तमम अर्कादीनाम त्रिकोण संज्ञानी सिंह वृषाज प्रमदा कार्मुक भृतौली कुंभधरा। तो अब उच्च राशि बता दी, उच्चांश बता दिए, परमोच्च जो है उसके। अब उच्चात नीचम सप्तमम,
तो उच्च राशि से ही, उच्च स्थान से ही सप्तम स्थान जो है, सप्तम राशि जो है, वो उस ग्रह की नीच राशि होती है। था मेष से सप्तम स्थान तुला है, तो सूर्य की उच्च राशि मेष है, और मेष से सप्तम तुला होने के कारण उसकी नीच राशि तुला कहलाएगी। उसी प्रकार वृषभ से सप्तम स्थान कौन सा हो जाएगा, तो धनु राशि जो है, वृश्चिक राशि जो है, या उसका सप्तम स्थान हो जाएगा। तो शुक्र, चंद्र का जो नीच राशि है वो वृश्चिक राशि हो जाएगी। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो वृषभ से सप्तम जो है वो वृश्चिक होने के कारण उसकी वृश्चिक राशि चंद्र की नीच राशि। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों की भी जो उच्च राशि उसी से ही सप्तम राशि उसकी नीच राशि कहलाएंगी। तो उच्चात नीचम सप्तम अर्कादीनाम त्रिकोण संज्ञा। तो सप्तम अर्कादीनाम, तो सूर्यादि ग्रहों की ये नीच राशि तो बता दी, और जो उच्चांश बताए हैं वैसे ही परम नीच भी होते हैं। परमोच्च जो बताए गए हैं दशशिखी अष्टाविंशति इत्यादि जो अंशादि उनके, वो ही उनके परमोच्च परम नीच भी होते हैं। अर्थात नीच राशि में जो अंशादि है वो नीचांश या परम नीच हो जाएंगे, और उच्च राशियों में जो अंशादि बताए गए हैं वो परमोच्च या उच्चांश उसे कहते हैं। तो इसके बाद में त्रिकोण संज्ञानी, अब इनकी मूल त्रिकोण राशियां बता रहे हैं। तो तीन प्रकार के विषय हो गए, उच्च, नीच और मूल त्रिकोण। और ग्रह में भी जो शुभ फल देने वाले हैं वो उच्च राशि, उनके स्वस्थान और मूल त्रिकोण राशियों का मुख्य रूप से तो बताया जाता है योग आदि में कि मूल त्रिकोण में अपने ग्रह होगा तो इस प्रकार का वहां पर शुभ फल होगा इत्यादि। तो मूल त्रिकोण राशियां जो है ग्रहों की सूर्य आदि के क्रम से, यथा सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इस क्रम से। तो सिंह वृषाज प्रमदा कार्मुक भृतौली कुंभधराहा। तो सिंह राशि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है, जो कि उसकी स्वराशि भी है। और वृषभ राशि जो है वो चंद्र की मूल त्रिकोण राशि है। अज मतलब मंगल की मेष राशि मूल त्रिकोण है। और प्रमदा कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि। और कारमुक मतलब धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण है। कार्मुक भृतौली कुंभ तराहा, तो तौली मतलब तुला राशि जो है ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि, और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। ये आपको जानना चाहिए। तो इस प्रकार से इन ग्रहों की उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण राशि का यहाँ पर विवेचन किया गया है। उसके बाद में ग्रहों, अब ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। गृह होरा दृष्टाण नवभागो द्वादशांशकस्त्रिंशः वर्गः प्रत्येतव्यो ग्रहस्य यो यस्य निर्दिष्टः। तो गृह होरा दृष्टान नवभागो, जिस ग्रह के जो ग्रह होरा दृष्टान नवांश द्वादशांश त्रिंशांश बताए गए हैं वे उस ग्रह के वर्ग कहलाते। तो ये वर्ग है, षडवर्ग के विषय में बता रहे हैं क्या क्या होता है। गृह होरा, गृह को ही हम राशि भी बोल सकते हैं, क्षेत्र भवन इत्यादि भी बोल सकते हैं। तो राशि होरा दृष्टान नवांश द्वादशांश त्रिंशांश, यही ग्रहों के षड वर्ग है। तो वर्ग प्रत्येतव्य ग्रहस्य यो यस्य निर्दिष्ट। तो बोलते हैं ना कि ग्रह अपने वर्ग में है ना, अपने नवांश में, अपने द्वादशांश में है, अपनी राशि में है, अपनी सूर्य की होरा में, चंद्र की होरा में, ये देखें। तो इस प्रकार से ये ग्रहों के षड वर्ग कहलाते जो कि हमने देखे हैं। इस प्रकार से यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इसके पश्चात आगे का जो विषय है ग्रह बलाध्याय, उसमें प्रवेश करते हैं। तो आत्मा रवि शीतकरस्तु चेता सत्वं धराज शशिज्योतवाणी ज्ञानम सुखम चेन्द्र गुरुर्मदश्च शुक्र शनि काल नरस्य दुःखम। तो आत्मा रवि ही, तो सूर्य जो है ये आत्मा है समस्त जगत की। इस काल पुरुष की आत्मा जो है, काल रूपी जो पुरुष है उसकी आत्मा सूर्य है। उसके बाद में शीतकरस्तु चेतः, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। ठीक है, तो चंद्र, जब भी मन का विचार किया जाता है वहां चंद्रमा का विचार किया जाता है। उसके बाद में सत्वम धराज, भौम जो है ये सत्व है, बल है उस काल पुरुष का। जिस प्रकार से हमने काल पुरुष के अंग देखे थे उसी प्रकार से अब ये आंतरिक अंग आदि है, ऐसा समझना है। उसके बाद में शशि ज्योत वाणी, वाणी जो है उस काल पुरुष का जो है वो बुध जो है वो वाणी का कारक है वहां पर। ज्ञान का और सुख का कारक बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति गुरु ग्रह है। और इसलिए बोला ज्ञानम सुखम च इंद्र गुरु, इंद्र गुरु नाम, इंद्र मतलब देवता आदि, इंद्रादि देवता, उनके गुरु जो है देव गुरु बृहस्पति। तो मदश्च शुक्र, मद नाम काम इत्यादि, तो मदन जो है कामदेव का जो काम का विषय है वो शुक्र से विचार किया जाता है। शनि काल नरस्य दुखम, तो काल पुरुष का जो दुख है,
दुखादि का जो देने का, पीड़ा कष्ट इत्यादि देने का कार्य जो है वो शनि का है। इसीलिए दुख का कारक जो है वो शनि है। ये जब ये सब फलादेश में विचार किए जाने वाले विषय है, इनका फलादेश में मुख्य प्रयोजन है ये सब चीजों का। अब आत्मादि का शुभाशुभत्व, अब जो है आत्मादि बताया उनका शुभाशुभत्व कैसे। तो आत्मादयो गगन गैर बलिभिर बलवत्तराः दुर्बलैर दुर्बलाज्ञेया विपरीतः शनि स्मृतः। तो जन्म के समय में ये जो सूर्यादि ग्रह बली होंगे तो इनका आत्मादि भी बलवान होगा। यथा सूर्य बली है तो उसके आत्मा स्ट्रांग होंगी, अच्छा अच्छा डिसीजन मेकर होगा, अच्छा अपने आप में कंट्रोल रखने वाला, इस प्रकार के फलादेश होते हैं। यदि सूर्यादि ग्रह दुर्बल हो तो आत्मादि को भी दुर्बल समझना चाहिए, कि जो इन इन मतलब जो जो ग्रह है यहाँ पर जिसका कारकत्व बताया गया तो उनके स्ट्रांग रहने पर वो स्ट्रांग रहेंगे, है ना। और यदि वो ग्रह ही निर्बल है तो ये सब भी निर्बल हो जाएंगे। मतलब यदि किसी का जब मंगल दुर्बल है तो उसमें बल इत्यादि कैसे होगा, ये सब विचारणीय विषय। तो शनि को विपरीत जानना चाहिए, बोलते दुर्बल दुर्बलाज्ञेय विपरीत शनि स्मृत। तो शनि के विषय में भिन्न है, देखो। तो शनि जितना बलवान होगा उतना दुखादि अधिक देगा, लेकिन शनि जब स्ट्रांग नहीं रहेगा, उसको बल नहीं रहेगा, तो उतना ही वो शुभ हो जाएगा, अर्थात वो कम दुख देगा ना, इस अर्थ में। अतः शनि के इसमें विपरीत अर्थ समझना चाहिए। तो शनि का स्ट्रांग रहना अच्छा नहीं है, शनि दुर्बल हो तो अच्छा है, वहां पर ऐसा बता रहे हैं इस विषय में, दुखादि के विषय में। ठीक है। उसके बाद में ग्रहों के राजत्वादि विभाग है। तो राजा रवि शशधर बुध कुमार सेनापति क्षिति सुता सचिव सितेजो भृत्यस्तदा तरणिज सबला ग्रहश्च कुर्वन्ति जन्म समय निजमेव रूपम। तो ये दोनों श्लोक आपको याद होने चाहिए, आत्मादि विभाग वाला और राजत्वादि विभाग वाला। तो इस संसार का, इस सृष्टि का राजा और सूर्य और चंद्र को राजा बताया। राजा रवि शशधरश्च, शशधर मतलब चंद्रमा, और बुध कुमार, बुध जो है वो राजकुमार है। सेनापति क्षिति सुतः, क्षिति नाम पृथ्वी, पृथ्वी का जो पुत्र है, सेनापति जो है वो मंगल को बताया है। सचिव सितेजो, मंत्री जो है इस सृष्टि के, इस ज्योतिष शास्त्र में, तो मंत्री जो है वो सूर्य गुरु और शुक्र को बताया है, गुरु शुक्र इसमें मंत्री है। भृत्यस्तथा तरणिजः, तो भृत्य आदेशपाल सेवक नौकर इत्यादि जो कहेंगे वो तरणी अजह, तरणी नाम जो किरणों का भंडार है, ऐसे इस भगवान सूर्य जो उनका पुत्र है शनि, तो वो आदेशपाल सेवक इत्यादि है। तो सबलाग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समय में निजमेव। तो इसी के अनुसार इनके बलाधिक, बल इत्यादि के अनुसार ही जातक इत्यादि का भी कर्म स्वरूप इत्यादि होते हैं। फलादेश में इसका प्रयोजन है, इस प्रकार से जानना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ देख करके आगे जो है वो दिशाओं के स्वामी और शुभाशुभ ग्रह बता रहे हैं। अभी जो ये अध्याय है ये ग्रह भेदाध्याय है, इसमें ग्रह बलाध्याय में केवल ग्रह के विषय में मुख्य रूप से यहाँ चर्चा करेंगे। तो प्राच्या दिशा रविसित कुजराहु तमेन्दु सौम्य वाक्पतय। तो ग्रहों दिशाओं के स्वामी है ग्रह कुछ, तो बता रहे पूर्वादि दिशा के क्रम से। तो सूर्य जो है पूर्व दिशा का स्वामी, शुक्र जो है वो आग्नेय कोण का स्वामी, मंगल जो है दक्षिण का स्वामी, नैऋत्य कोण का स्वामी राहु है, और उसके बाद में क्या कहते हैं, पश्चिम का जो स्वामी है वो शनि को कहा गया है। उसके बाद में इंदु चंद्रमा जो है वायव्य का स्वामी, और उत्तर का स्वामी वहां पर गुरु को बताया है। तो इस प्रकार से रवि सित कुछ राहु तमेन यमेंदु सौम्य वाक्पत, यह चाहिए एक्चुअली, वहां पे तमेंदु लिखा है तो उसको करेक्शन कर लीजिए। तो रवि सित कुछ राहु यमेंदु सौम्य वाक्पत, यह इस अर्थ में देखा जाता तो रवि सित कुज राहु यम इंदु सौम्य वाक्पतयः। तो सौम्य जो है अर्थात बुध जो है वो उत्तर दिशा का स्वामी, और वाक्पति जो है गुरु जो है वो ईशान कोण के स्वामी, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो रवि सित कुज राहु यमेंदु सौम्य वाक्पतया। उसके बाद में ये दिशा बता दी। उसके बाद में क्षीणेन्द्वर्क यमाराः पापास्तैः संयुतः सौम्यः। तो क्षीण इंदु जो है, एक क्षीण इंदु सूर्य, यम मतलब शनि, आर मतलब मंगल, ये पाप ग्रह है, और इनके साथ यदि बुध हो जाए तो वो भी पाप हो जाता है, अन्यथा बुध शुभ ग्रह है, इस प्रकार से समझना। तो ये पाप ग्रह बता दिए। अब शुभ ग्रह कौन से हो गए, तो गुरु शुक्र पूर्ण रूप से शुभ ग्रह है, और चंद्रमा अर्थात क्षीण चंद्रमा ना हो, पूर्ण चंद्रमा जो हम देखेंगे वो आपका शुभ ग्रह है। और बुध जो है ये स्वतंत्र रहा तो शुभ ग्रह, पाप शुभ ग्रह के साथ रहेगा तो वो भी शुभ है, अर्थात ये मिश्र फल करता है, इस प्रकार से जानना है। तो इस प्रकार से शुभ ग्रह पाप ग्रह ये भी इस श्लोक के माध्यम से आचार्य ने यहाँ पर बताए हैं। तो क्षीण चंद्रमा मुख्य रूप से हम देखते हैं तो
कृष्ण पक्ष की जो शारद सप्तमी है, मतलब अष्टमी ही मान सकते हैं उसको, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर्यंत, जैसा कि व्याख्या में भी दिया है, कृष्ण पक्षस्य अष्टम्याम ऊर्ध्व शुक्ल पक्षस्य अष्टमीम यावत क्षीण चंद्रो भवति। तो क्षीण चंद्रमा का अर्थ क्या है वो बता, मतलब जहां पर चंद्रमा का ह्रास होना चालू हो जाता है, जहां से चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है, ऐसा जो काल है वो उसे क्षीण चंद्रमा कहा गया है, उसे क्षीण चंद्रमा बोला जाता है। और जहां से चंद्रमा वृद्धि करता है, मतलब जहां जहां अपने स्वरूप को पूर्णत्व की ओर जाता है, अर्थात शुक्ल पक्ष अष्टमी के बाद से कृष्ण पक्ष सप्तमी पर्यंत हम देख सकते हैं, तो वो क्षीण चंद्रमा नहीं होता, तब वो शुभ ग्रह होता है, वो शुभ होता है वहां पर, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ विषय यहाँ पर शुभ ग्रह पाप ग्रह बताए गए। उसके बाद में ग्रहों की पुरुष स्त्री संज्ञा तथा वेदों के अधिपति। तो क्लीबपति बुध सौरी चंद्र सितौ योषिताम नृणाम शेषाः ऋगथर्वसाम यजुषाम अधिपा गुरु सौम्य भौम सिताः। तो क्लीबपति बुध सौरी, तो क्लीब नाम नपुंसक इत्यादि जो है इनके स्वामी जो है, या नपुंसक ग्रह जो है वो बुध और शनि को, सौरी नाम शनि, चंद्र सितौ योषिताम नृणाम शेषाः, चंद्र सितौ मतलब चंद्र और शुक्र जो है, ये योषिताम ये स्त्रियों के अधिपति है, स्त्रियों स्त्री संज्ञक ग्रह है। और नृणाम शेषाः अर्थात सूर्य मंगल और गुरु जो है ये नर पुरुष संज्ञक ग्रह है, पुरुषों के अधिपति है। उसी प्रकार ऋग अथर्व साम यजुषाम अधिपा, तो गुरु जो है ऋग्वेद के स्वामी है, अथर्ववेद के स्वामी बुध है, और सामवेद के स्वामी मंगल है, और यजुर्वेद के स्वामी शुक्र है। इतना इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में ब्राह्मण आदि वर्णों के अधिपति बताए गए हैं, मतलब जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम कहते हैं उसके यहाँ पर स्वामी अधिपति बताया। तो जीव सितो विप्राणाम, तो गुरु और शुक्र विप्रो के, ब्राह्मण वर्ण के विप्र वर्ण के स्वामी हैं। क्षत्राणाम रवि कुजौ, क्षत्रियों के या क्षत्रिय ग्रह भी इन्हें कह सकते हैं, या विप्र ग्रह भी कह सकते हैं। क्षत्रिय ग्रह रवि और कुज है, अर्थात सूर्य और मंगल है। और विषाम चंद्र वैश्य ग्रह जो है वो चंद्र है। और क्षुद्राधिपा शशिसुतः, तो बुध जो है ये शूद्र अधिपति है, ठीक है, तो शूद्राधिपः शशिसुतः, ठीक है, तो बुध को यहाँ पर शूद्राधिप कहा गया है। और शनिश्चरः शंकर भवानाम, तो शनि जो है इन चारों वर्ण से भी कोई नीचे वाला वर्ण है, हीन वर्ण है, तो म्लेच्छ नीच जाति इत्यादि जो है इसका स्वामी शनि को कहा गया है। तो इस प्रकार से वर्ण इत्यादि का यहाँ पर अधिपति बताया गया है। इसके बाद में ग्रहों के स्थान बल इत्यादि जो है आगे बता रहे, बलवान स्वग्रहोच्चांशे मित्र ऋक्षे वीक्षिता शुभैश्चापि चंद्रसितो स्त्री क्षेत्रे पुरुष क्षेत्रोपगाः शेषाः। तो बलवान ग्रह कब 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 स्थान से स्ट्रांग होते, कौन कौन से स्थान पे स्ट्रांग होते, तो बोलते स्वग्रहोच्चांश, अपने ग्रह में, अपने उच्च उच्चांश आदि में, मित्र के स्थान में, और मित्र से युत दृष्ट होने पर, शुभ ग्रहों से युत दृष्ट होने पर ग्रह स्ट्रांग होते हैं। और क्या बता रहे, चंद्र सितो स्त्री क्षेत्र, चंद्र और शुक्र जो है इस स्त्री क्षेत्र अर्थात स्त्री राशियों में, और पुरुष क्षेत्रोपगाह शेषान्य ग्रह जो है वो पुरुष संज्ञक जो राशि है, हमने जैसे पढ़े थे पुरुष स्त्री संज्ञा विषम, जितनी भी विषम राशि पुरुष संज्ञक है, जितनी भी सम राशि वो स्त्री संज्ञक है, ये ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ग्रहों के स्थान बल बताया। उसके बाद में ग्रहों का दिग्बल चेष्टा बल। प्राच्यादिषु जीव बुधौ सूर्यारौ भास्करिश्च शांकसितौ उदगयने शशि सूर्यो वक्रे अन्ये स्निग्ध विपुलाश्च। तो प्राच्यादिषु जीव बुधौ, तो प्राच्यादि दिशाओं में, तो क्रम से बता रहे, जीव बुधौ ये पूर्व दिशा में, और सूर्य आरव मतलब सूर्य और मंगल जो है, सूर्य आरव भास्कर ही शशांक सितो करके बोलता है। तो प्राच्य दिशो, तो बुध और बृहस्पति पूर्व दिशा में अर्थात द्वादश और लग्न भाव में बोल रहे हैं। उसके बाद में सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा नवम दशम एकादश में, शनि जो है पश्चिम में षष्ठ सप्तम अष्टम भाव में, तथा चंद्रमा जो है तो सूर्य आरव, और उसके बाद में भास्कर ही शशांक सितो करके बोला है, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पर ग्रहों के जो दिग्बल चेष्टा बल है, इसे हम आगे की अगली कक्षाओं में यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए अविनाश सर।